हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS बाय एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में एडुटेरिया के द्वारा आयोजित बिहार दरोगा SI प्रीलिम्स 2023 के टेस्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस में नहीं बोलूंगा क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। अब देखिए, पल्लव वंश के जो शासक हैं नरसिंह वर्मन, इनको महामल्ल की उपाधि दी गई थी और इनको वातापी कोंड की उपाधि भी मिली हुई थी। अब पल्लव वंश के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें तो पल्लव वंश की जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था सिंह विष्णु और पल्लव वंश की राजधानी होती थी कांचीपुरम। पल्लव वंश जो है वो वैष्णव धर्म के अनुयायी होते थे और कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकेंड ने कराया था। तो खैर, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? इसका दोस्तों बहुत आसान सा आंसर है। इसका आंसर है गुप्त काल। सबसे पहले भारत में मंदिर बनाने की जो परंपरा है, इसकी जो कला है, इसका विकास गुप्त काल में हुआ था और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं, स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत 319 बीस ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। आपको ये भी याद होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको एक बात और भी याद होना चाहिए कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है इसने यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था। और ये मिनांडर जो था वो हिंद यवन था, मतलब इंडो ग्रीक रूलर हुआ करता था। और शुंग वंश के बारे में बात कर लें तो शुंग वंश की जो राजधानी थी वो विदिशा हुआ करती थी। पुष्यमित्र शुंग की बात करें तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण भी कराया था। और इस वंश का जो आखिरी शासक था शुंग वंश का, उसका नाम क्या था? उसका नाम था देवभूति। पतंजलि जो थे वो शुंग वंश के ही दरबार में रहा करते थे। ये भी बात आपको पता हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा? आसान सा आंसर है दोस्तों, 322 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। 322 में बना और ये इसके समय में ही आपको याद होगा मेगास्थनीज जिसने इंडिका लिखी और अर्थशास्त्र किताब चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म का फॉलोअर था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की दीक्षा ली थी वो भद्रबाहु से ली थी। ये भी आपको बताता चलूं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं, आपको पता है। अथर्ववेद इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जिसको MBT के नाम से हम जनरली बात कर लेते हैं, MBT के शासन काल में ही आया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो आपको ये बातें कुछ विशेष हैं जो याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सुमेलित करना है, एक तरफ विभाग दिए गए हैं और एक तरफ शासक दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, इसमें आपको कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद दीवाने अर्ज बलबन ये भी सही है। और उसके बाद दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक ये भी सही है। दीवाने मुस्तखराज ये वाला दोस्तों जो आंसर होगा ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला सुमेलित नहीं है। क्यों सुमेलित नहीं है? क्योंकि जो दीवाने मुस्तखराज था वो शुरू किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया? इसका आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी। और हम बोलते हैं कि ये 1562 ईस्वी जो है इसको हम बोलते हैं पर्दा सिस्टम या फिर पेटीकोट जो राज चलता था उसका अंत हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो 9th का आंसर है दोस्तों अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो बंगाल का नवाब था, इसके समय में कहा जाता था कि बंगाल जो है वो भारत का स्वर्ग है। और इसी का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ था। और सिराजुद्दौला को आपको पता है कि 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ वो उसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। और जो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था वो 1774 से 1785 का कार्यकाल था, 1774 से 1785, और राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। इसके साथ ही साथ वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित कुछ और बातें आप समझ सकते हैं कि पहली बात कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना इसने की थी, कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई। पिट्स इंडिया एक्ट भी इसी के समय में आया। और बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय था जो कि 1791 में जोनाथन डंकन ने स्थापित किया। ये भी एक बात आप याद रखिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 है बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप सबको पता होगा कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह का संबंध किससे है? तो भूमिज विद्रोह, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड से संबंधित है। वर्तमान में झारखंड है और पहले बिहार ही होता था। कुछ प्रमुख जो विद्रोह होते थे, जैसे कि चेरो विद्रोह आप याद रख सकते हैं कि 1770 से 71 के बीच में हुआ, फिर बाद में 1800 से 1819 के बीच में भी उसी का एक एक्सटेंशन देखा गया। कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच में हुआ। संथाल आपको पता होगा 1855-56 में हुआ था। इसको प्रश्न ऐसे पूछता है कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सा विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, ये भी आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 14, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1920 में प्रकाशित की गई और 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय विद्रोह के कारण इस किताब के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण इस किताब के लेखक हैं सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी, ये दो नदियां हैं, अलकनंदा और पिंडार नदी, ये कहाँ मिलती हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्णप्रयाग में मिलती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो ये हो जाएगी काली मिट्टी। काली मिट्टी में ऑर्गेनिक मटीरियल्स होते हैं बहुत सारे। और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ने वाली कौन जोड़ता है? तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, ये जब आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग तरीके से आप पढ़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डंकन पास हो जाएगा। ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन बी हो जाएगा हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय जिसको बोलते हैं, उसके पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, म्यांमार के साथ भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, कितने भारतीय राज्यों की? अब देखिए इसमें आप याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, 4 आपके ऑप्शंस हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4। ठीक है, म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है और ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। वो 4 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, सबसे लंबी सीमा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। 20वां प्रश्न है, कराकुम, सॉरी 20वां प्रश्न तो छूट गया था। हाँ 20वां प्रश्न बता दिया मैंने। 21वां प्रश्न, कराकुम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो कराकुम रेगिस्तान जो है वो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और आप कमेंट करके बताइए कि सहारा रेगिस्तान कहाँ फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विनिपेग झील होगा, क्योंकि विनिपेग झील आपको पता होगा कि विनिपेग झील जो है वो कनाडा में है, ये कनाडा में है और बाकी की तीनों झीलें जो हैं वो रूस में है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है, मतलब कि लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ। पलाऊ जो है वो लैंड लॉक्ड नहीं है। अंडोरा, मालडोवा, मलावी, ये सब क्या है? लैंड लॉक्ड है। क्वेश्चन नंबर 24, पंबा सिंचाई परियोजना, तो ये केरल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो 25 है कि बिहार के किस क्षेत्र में अधिक गन्ना उत्पादन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन बिहार में देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। रेखी समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति जो है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसका आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है रेखी समिति। एल.के. झा समिति भी एक थी, वो भी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत सरकार की किस परियोजना को वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया था? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भारतमाला परियोजना। ये 2017 में शुरू की गई थी, बाकी के तीनों योजनाएं 2015 में शुरू की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें
तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा का क्षेत्र किसमें आता है? तो ये एक सेवा क्षेत्र है, तो आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को जिस दर से नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो। आपको पता होगा रेपो और रिवर्स रेपो दो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं जो कि आरबीआई के द्वारा जो लिक्विडिटी होती है, जो बाजार में तरलता होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो पूछा है कि आरबीआई द्वारा जिस दर से नगद राशि प्राप्त की जाती है, कॉमर्शियल बैंकों से आरबीआई जब लेता है तो रिवर्स रेपो रेट होता है, और जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो देखिए, कर एवं शुल्क लगाने का जो प्रावधान है वो है 7वीं अनुसूची में, जो कि आपको पता है कि 7वीं अनुसूची संविधान की जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं आप। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32वां, उसका ऑप्शन हो जाएगा ए में लोकतंत्र के आदर्श हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मतलब प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 33, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ 34 हो गया ना, 34 की तरफ चलते हैं। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है? अब देखिए, इसका जो आंसर होगा 34 का वो हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ये 1978 में किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। और इसके पहले जो किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। प्रथम स्पीकर कौन थे लोकसभा के? आसान सा प्रश्न, जीवी मावलंकर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं और 36वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? तो जून 2005 में मिली थी, ये भी आसान है। 37वां प्रश्न है, बिहार पंचायत स्तर का राज्य सरकार का प्रतिनिधि। देखिए, पंचायत स्तर पे जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है उसको पंचायत सचिव कहते हैं, पंचायत सेक्रेटरी कहते हैं। आप लोगों ने पंचायत वो वेब सीरीज अगर देखी होगी तो उसमें एक सचिव जी थे, तो वही जो सचिव जी है ना, वही पंचायत सचिव उन्हीं को कहा जाता है, और वह राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं और दो कथन है, आपको एक कथन है और एक दूसरा कथन है, बताना है कौन सा सही है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। मतलब संसद और विधानमंडल, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक आयोग करता है, उसका नाम है निर्वाचन आयोग। दूसरा कथन, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बात तो सही है, दोनों सही है, मगर बी जो है वो ए कोई स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई 1949 को, 14 सितंबर 1949, और उसी दिन से 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पंचायती राज की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, आसान सा प्रश्न। 41वां, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, यानी ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं दोस्तों, और 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नहीं रहेगा तब भी दिक्कत है, और ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है, इसलिए इसको एक संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43, कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इसका संबंध है बायोसेफ्टी से, मतलब जैव सुरक्षा से संबंधित है। सन 2000 में इसको स्वीकार किया गया था और 2003 से इसको प्रभावी कर दिया गया था, इफेक्टिव कर दिया गया था, बायोसेफ्टी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये तो आसान है, सुंदरवन में पाई जाती है। सुंदरवन क्या है भाई? तो डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 45, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको पता है 1972 में पारित किया गया था, और इसमें कुल 66 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? देखिए, विसर्जन, गार्डनर, कोर्ट डांसर, ये तीनों रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, और नेचर की ओर जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखा गया है मोरारजी देसाई के द्वारा, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए कब मानित किया गया? देखिए, महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए मानित किया गया था। सबसे पहले उनको 1937 में और आखिरी बार 1948 में नामित किया गया। अब नोबेल पुरस्कार की एक खास बात होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। शायद इसीलिए महात्मा गांधी को नहीं मिल पाया, उस समय नहीं मिल पाया, और बाद में भी देने का कोई प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि मरणोपरांत दिया ही नहीं जाता है ये पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। और UNIDO, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, इंग्लिश में बोले तो यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा दोस्तों वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान, आसान है, इसका आंसर हो जाएगा लूना 9। चंद्रमा तल पर सबसे पहले 1968 में उतरा था, और ये पहला अंतरिक्ष यान था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न संख्या 50 है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ है? रत्नागिरी मठ जो है वो उड़ीसा में है, तो ये एक बौद्ध महाविहार है, तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसके सिद्धांत पर काम करता है? देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो द्रव्यमान संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं, और 52वां प्रश्न देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल एसिड है, वीक एसिड कौन सा है? देखिए, HCl और HNO3 ये दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और CH3COOH जो है ये एसिड जो है ये है वीक एसिड। क्यों है वीक एसिड? पहली बात कि ये वीक एसिड क्यों है, तो जितने भी कार्बोनिक एसिड होते हैं वो सब वीक एसिड होते हैं। तो आप याद रखिएगा, चाहे CH3COOH हो यानी कि एसिडिक एसिड हो, चाहे फॉर्मिक एसिड हो, चाहे और भी किसी तरह की जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड वगैरह हो, ये सब क्या होती हैं? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, बेंजोइक, ये जो भी एसिड्स हैं जो कि हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड हैं, कार्बनिक एसिड हैं, वो हमेशा वीक एसिड होंगी, दुर्बल अम्ल होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है, बाकी मैग्नीशियम, कार्बन और हाइड्रोजन तीनों ही पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। 54 की तरफ, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो कार्नेटाइट दोस्तों जो है वो किसका अयस्क है, ये पूछा गया है। तो कार्नेटाइट यूरेनियम का अयस्क होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब एक कार्नेलाइट भी होता है, कार्नेलाइट पोटेशियम का है, मगर कार्नेटाइट की बात की जाए तो वो यूरेनियम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपके वाक्य दिए हैं, इसको हम एक बार पढ़ते हैं। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, बिल्कुल सही बात है। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन सब हैलोजन है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु हैं, ये भी सही है। लेड ऑक्साइड को लिजात का है, तो ये भी, यानी कि तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 55 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56वां प्रश्न जो है वह है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलेय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। लकड़ी के अल्कोहल के रूप में किसको जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, पौधे के मूल या जड़ द्वारा अवशोषण किस क्रिया का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा परासरण, मतलब ओस्मोसिस इसको बोलते हैं हम, और ओस्मोसिस के द्वारा ही एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा हूँ। प्लास्टिड निम्न में से कौन सा लवक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट से ही अलग अलग कलर मिलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि टमाटर का कलर है या फिर कोई सफ़ेद कलर है, तो आपने सुना होगा कैरोजेंथीन, उसके बाद आपने सुना होगा लाइकोपिन, जिसकी वजह से टमाटर लाल होता है। तो ये सब जो है वो क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? और जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका आंसर हो जाएगा वेसल्स, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा वाहिकाएं। क्वेश्चन नंबर 61, जल संवहन नाल तंत्र, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के धातुओं के लिए लक्षण है? अब इसका जो आंसर होगा वो एकिनोडर्मेटा होगा। एकिनोडर्मेटा का मतलब है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, तो ये थ्रोम्बोसाइट करते हैं, आपको पता है विटामिन के की वजह से होता है, तो ये थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग सांक्रामक रोग का उदाहरण है? तो देखिए इसमें मलेरिया जो है वो सांक्रामक रोग है,
और ये प्रोटोजोआ से होता है। आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से ये होता है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती गुजरात में पाई जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सिन हार्मोन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्सिन हार्मोन क्या होता है, इसकी खोज की थी 1880 में डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना होगा। और इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्से में होता है और इसके जो कार्य हैं वो ये हैं कि खरपतवार को नष्ट करता है, फलों को गिरने से बचाता है, पत्तियों के विगलन को रोकता है। ये इसके कुछ खास काम है। और ऑक्सिन हार्मोन जो है वो प्लांट हार्मोन है, हालांकि ये सारे हार्मोन ही प्लांट हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा सबसे अधिक होता है। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और पृथ्वी की घूर्णन गति जैसे जैसे बढ़ेगी जी का मान कम होता जाएगा। और पोल की तरफ जब हम जाएंगे तो जी का मान सबसे अधिक होगा और विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा। क्वेश्चन नंबर 67, फोटॉन कण की खोज किसने की थी? तो फोटॉन कण की खोज किसने की थी? तो आइंस्टाइन ने की थी। ये आसान सा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं और 68वां प्रश्न है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? देखिए ध्वनि किसी भी माध्यम में चली जाए उसकी चाल बदल जाएगी, स्पीड मतलब बदल जाएगी और साथ ही साथ उसका जो वेवलेंथ है वो भी बदलेगा, लेकिन आवृत्ति कभी नहीं बदलती है। आवृत्ति जो शुरुआत में है वही आवृत्ति रहेगी, चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ मीडियम से उसको पास करा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं और नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? हैवी वाटर जो है उसको नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग करते हैं। और क्वेश्चन नंबर मैंने गलत बता दिया। क्वेश्चन नंबर 69 जो है इसमें नियंत्रक क्षण पूछा है। नियंत्रक क्षण के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 69 आपको मैं दोबारा से बता रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा बोरॉन। बोरॉन के क्षण या कैडमियम के क्षण, दोनों का प्रयोग किया जाता है। हैवी वाटर तो उसके लिए यूज किया जाता है, उसको कूलेंट के तौर पे भी। तो क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं और 70वां प्रश्न है, कौन सा सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य। आप खुद ही देखिए सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है। अदिश का मतलब वैसी राशियां जो कि जिसमें कि दिशा और परिमाण दोनों होगा तो सदिश कहेंगे और केवल परिमाण होगा तो उसको अदिश कहेंगे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। तो भाई त्वरण में भी दिशा होती है, बल में भी दिशा होती है, कार्य में कोई दिशा नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं और केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति मंत्रालय से 71वां का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान दिया गया था। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, इनका एक उपन्यास है पागलखाना, उसके लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लेते हैं, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए यहाँ पे कुछ जो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो परम शक्ति जो है वो IIT खड़गपुर है। तो पहले तो इसका आप आंसर याद रखिए कि IIT खड़गपुर है। इसके अलावा IIT गांधीनगर के द्वारा भी सुपर कंप्यूटर किया गया है जिसका नाम है परम गंगा। तो परम गंगा अगर आपसे पूछ दे कभी, तो परम गंगा गांधीनगर के द्वारा आयोजित थे, मतलब बनाया गया है, स्थापित किया गया है वहाँ पे IIT गांधीनगर में। उसके बाद अगर IIT गुवाहाटी की पूछ दे तो इसका आंसर हो जाएगा परम कामरूप। कामरूप असम का पुराना नाम भी है। तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर IIT गुवाहाटी के द्वारा है। और IIT रुड़की ने बनवाया था परम गंगा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, IIT गांधीनगर वाला जो है, एक बार इसको जरूर मैच कर लीजिएगा, IIT गांधीनगर के द्वारा है परम अनंत। ये आप याद रखिएगा, परम अनंत है गांधीनगर वाला और IIT रुड़की वाला है परम गंगा और IIT गुवाहाटी वाला है परम कामरूप और IIT खड़ग वाला तो परम शक्ति आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अब इसका जो कथन है, तीनों ही कथन सही है इसमें। भारत को 126वां स्थान, फिनलैंड को पहला स्थान और डेनमार्क और आइसलैंड जो है वो क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। तो इसका तो 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। 75 में आते हैं, किस देश के साथ साइक्लोन 1 अभ्यास शुरू किया गया? साइक्लोन 1 जो है वो मिस्र के साथ हो रहा है, मतलब इजिप्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये तो आसान सा प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी भी गए थे और ये हुआ था आयोजन इंदौर में। मुख्य अतिथि थे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं और विशिष्ट अतिथि जो थे वो थे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 77, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर का आयोजन किस देश में किया गया? 77वां क्वेश्चन जो है करंट अफेयर का, इसका आंसर हो जाएगा मैड्रिड, स्पेन में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 78, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा कथन असत्य है?
देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में सबसे पहले नंबर पे कर्नाटक है, जो कि भारत का श्रेष्ठ राज्य है जस्टिस देने में, न्याय देने में। और बात करें कि इसमें सबसे बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पे कौन है, तो 18वीं रैंक है और वो है उत्तर प्रदेश। बिहार को अंतिम से तीसरे स्थान पर, मतलब कि 16वें स्थान पर रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहला तो सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा है असत्य कौन सा है, मतलब इसका असत्य आंसर ऑप्शन बी, यही आप मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप से मनाया जा रहा है? तो देखिए, 2023 जो वर्ष है इसको किस रूप में मनाया जा रहा है, ये प्रश्न पूछा है। और ये मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, आपको याद होना चाहिए। इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट इसको बोलते हैं, और यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इसको डिक्लेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्थान क्या है, तो 36वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 81, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 82, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसका जो असत्य कथन है वो ये है कि अर्जेंटीना ने दूसरी बार खिताब जीता। भाई, अर्जेंटीना ने केवल दूसरी बार खिताब नहीं जीता है, अर्जेंटीना को फीफा विश्व कप में ये तीसरा खिताब था। तो इसका ये जो आंसर है वो गलत होगा। गोल्डन बूट किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, बिल्कुल सही है। गोल्डन बॉल पुरस्कार ये लियोनेल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, न्यायमूर्ति KM जोसेफ जो हैं वो इस संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष थे। और इसमें कहा गया है, अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय एक समिति के द्वारा की जाएगी। वो समिति की सिफारिश पर की जाएगी। समिति में कौन कौन लोग होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा के विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये UPPCS में क्वेश्चन आया था परसों, क्रिस हिपकिंस इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन है प्रित्जर पुरस्कार 2023 डेविड एलन चिपरफील्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको याद रखना है, डेविड एलन चिपरफील्ड को ये मिला है और ये वास्तुकला के लिए सर्वोच्च पुरस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ चलते हैं, और जो 87वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद में किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं, और निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? अब देखिए, इसको मैं बता देता हूं कि कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा है ना, कौन सा सही सुमेलित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल सही सुरक्षित है। अब हम बात करें त्रिशूर कहाँ का है, तो त्रिशूर है दोस्तों केरल का। इसकी अगर हम बात करें पहले वाले की तो केरल का होगा, जबकि यहाँ तमिलनाडु दिया है, तो केरल हो जाएगा। खर्ची उत्सव भी बोलते हैं इसको, ये है त्रिपुरा का। खर्ची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर त्रिपुरा होगा। परशुराम कुंड महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यहाँ पे 36 कर दिया है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 89, भारत सरकार ने काला जार को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष रखा है? तो 2023 में रखा है। क्वेश्चन नंबर 90, IRDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसके आंसर हो जाएंगे देवाशीष पांडा हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस का थीम क्लोज द केयर गैप है, इसका आंसर क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर 92, अर्जुन पुरस्कार 2022 की विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किससे है? श्रीजा अकुला जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जापान में किया जाएगा। 50वें का आयोजन 2024 में इटली में किया जाएगा, और 2023 वाला जो 49वां है ये जापान में, और 48वां अगर पूछते पिछला G7 तो वो जर्मनी में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान क्या लगाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 706,845, 706,845 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं दोस्तों। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले, देखिए सबसे अधिक FDI भारत में सिंगापुर से आता है, फिर मॉरिशस से और फिर UAE से। सिंगापुर, मॉरिशस और UAE से सबसे अधिक आता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 का वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 96 है ये
मैथ का क्वेश्चन है, ये आप लोग एक बार खुद से लगा लीजिएगा, मैं केवल आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। आसान सा प्रश्न है, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 3-4 है और मासा इतना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जो पूछा गया, ये भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर जो होगा वो भी मैं केवल आपको आंसर बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 98 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका बी। और क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ये जो पेपर था, ये दरोगा के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था एडुटेरिया के द्वारा, उसका ये सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है और इतने कम समय में आधे घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया गया है। 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार पूरा देखिएगा। इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी कवर किए हैं, केवल ये नहीं कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे करने से काम आपका नहीं चलेगा। आपको एक्सप्लेनेशन भी समझना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।